Hello, my dear students. As usual, welcoming you all to the MK Jain classes. And in today's lecture, we are going to start with a new unit बेटा जिसका नेम है इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। और उस यूनिट का बेटा सबसे फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आप एक डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आ गए हो जहाँ पे आप ये सेल टिश्यू है ना ऑर्गेनिज्म इनसे निकल के हम थोड़ा सा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और इस ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से पे बात करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जितने भी बायोलॉजिकल साइंसेस के सारे एरियाज़ हैं उनके जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी थ्योरीज थी या जो भी रिजल्ट्स थे, कंक्लूजन थे, उनको अब हम यूनिफाई करके एक जगह पे अप्लाई करेंगे और उस साइंस को हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज इकोलॉजी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डील करते हैं डेफिनेशन के साथ कि इस यूनिट के अंदर हमें करना क्या है। इस यूनिट के अंदर मैंने कहा ना क्या यूनिट है ये, इकोलॉजी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डज इकोलॉजी मीन्स। तो पहले हम इकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि भाई इकोलॉजी होता क्या है, इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं और ये कैसे एक बायोलॉजी की एक बड़ी ब्रॉड सी और एक बड़ी डिफरेंट सी ब्रांच है ना। और एक बात बताती हूँ, घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा यूनिट है, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना। वैसे इकोलॉजी ज़्यादा सिंपल है नहीं, लेकिन आपके लेवल पे जितनी इकोलॉजी है दैट इज़ सो सिंपल। तो सिर्फ करना क्या है, थोड़ा टेम्परामेंट बाकी बायोलॉजी से हल्का सा अलग यहाँ पे चाहिए। तो माइंड को बिल्कुल शांत करके खाली करके बैठ जाओ, बस जो पढ़ाया जाएगा उसी टेम्परामेंट से उसको समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आपके पास कॉन्सेप्ट अपने आप से बिल्टअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इकोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं, इकोलॉजी का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिज्म। ओनली ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं, वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है विद हिज सराउंडिंग्स, उन सब चीज़ों की हम यहाँ पे कलेक्टिवली बात करेंगे। मतलब अभी तक की जो आपने बायोलॉजी पढ़ी है, देखो हम कहाँ आ चुके हैं, एट द एंड ऑफ द सिलेबस। तो आप पूरा 11th पढ़ के आए हो, पूरा 12th आप लोगों ने पढ़ लिया, लास्ट यूनिट है ये। तो बेटा इतनी बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आई ना, हमने बायो में क्या किया, लाइफ के बारे में पढ़ा है ना। लाइफ में क्या था कि कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, सारी चीज़ों को हमने पढ़ने की क्या क्या चीज़ें हैं उनकी क्लासिफिकेशंस पढ़ी। फिर जो बायोलॉजी में बेसिक यूनिट क्या है, सेल के सारे कंपोनेंट पढ़ने की बात कर ली हमने। और जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म भी क्या, मोस्टली ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग भी नहीं, बस ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। जब हम 12th में आए थोड़ा प्लांट के बारे में भी हम लोगों ने बात की। उसके अलावा बायोलॉजी में हम लोगों में जीन इनहेरिटेंस ये कैसे पॉसिबल हो पाया वो बात हमने की। और क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैनिपुलेशंस भी हो सकती हैं जीनोम के अंदर, उनकी बात हमने पूरे बायोटेक के अंदर की सारी एप्लीकेशंस पढ़ी। डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स कैसे ह्यूमन के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे वो बेनिफिशियल या किस तरह से वो डिसएडवांटेजियस हो सकते हैं, वो सारा कुछ हमने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया। तो हमने ना सारे एस्पेक्ट एक तरह से लाइफ के हमने टच कर लिए हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या डिसिप्लिन है। अब ये एक बड़ा अलग सा डिसिप्लिन था जो कभी हम बायोलॉजी के अंदर डालते ही नहीं थे। इसको हम जियोग्राफी में पढ़ रहे थे, कभी कहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इकोलॉजी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे क्या है, इकोलॉजी को हम पहले, ये जो इकोलॉजी है ना बेसिकली किसने इंट्रोड्यूस की थी एज अ डिसिप्लिन इन आर कोर्स, वो कौन थे, वो थे सर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और उनके बारे में बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में जैसे ही आप इस यूनिट को खोलेंगे, चैप्टर को खोलेंगे, तो पहले ही पेज पे उनकी पिक्चर बनी हुई है और उनके बारे में एक ब्रीफ अकाउंट दिया हुआ है। तो बेटा जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट, तो आपको पता चलेगा। तो वो थे जिन्होंने ये डिसिप्लिन हमारी बायोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया और इसको सिलेबस का एक पार्ट बनाया। द ऑल क्रेडिट गोज टू सर रामदेव मिश्रा। चलो उनके बारे में भी बात करेंगे, तो पहले हम लोग इकोलॉजी को समझने की बात करते हैं, है क्या इकोलॉजी। तो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। वो तो करते ही आए हैं मैडम, लेकिन कैसे करेंगे, देखो विद रिस्पेक्ट टू या ऑर्गेनिज्म एंड हिज इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी तो करनी ही है हमें कि वो एक हैबिटेट में कैसे रह रहा है, वहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ पे रहने के लिए उसे कैसे अडेप्ट करना पड़ा, कैसे वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है, बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म की पूरी मतलब एक तरह का इकोलॉजिकल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम वहाँ पे।
और साथ में क्या पढ़ना है कि वो अपने जो बाकी का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अब इस अर्थ के ऊपर क्या अकेला कोई एक प्राणी इंसान तो नहीं रह रहा है, इंसान के साथ कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, फंगस हैं, है ना, कि कितना कुछ था, कितना कुछ हम लोग सारी डाइवर्सिटी के बारे में बात की। और उसके अलावा क्या यही सभी लिविंग चीज़ें हैं? क्या इन्वायरमेंट के अंदर कोई नॉन लिविंग एस्पेक्ट नहीं है ना? टेम्परेचर है, लाइट है, रेनफॉल है, ये सभी चीज़ें भी किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित कर रही हैं, या ऑर्गेनिज्म का उनकी तरफ कैसा रिस्पॉन्स रहता है, किस तरह से वो अपने आप को कहाँ जाके रीलोकेट करते हैं, कहाँ जाके वो कौन सा हैबिटेट अपने लिए चुनते हैं, ये सभी की सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बेटा हम इन इकोलॉजी। तो मैंने कहा ना, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, लेकिन आपके कोर्स में इसका थोड़ा ही अकाउंट है, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू एट दिस लेवल। ओके, तो इकोलॉजी में हम क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग्स, कि वो अपनी सराउंडिंग्स या अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। उस ऑर्गेनिज्म की इन इंटरेक्शंस की स्टडी अलोंग विद द ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पे करेंगे इन द इकोलॉजी। तो बेटा इकोलॉजी, मैंने कहा ना इंडियन इकोलॉजी किसकी देन है? सर रामदेव मिश्रा। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? दैट इज सर रामदेव मिश्रा। तो ये है। और दूसरे हैं बेटा हमारे पास, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, उनका नेम है बेटा हमारे पास यूजीन या ई पी ऑडम। ये है हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो बेटा ये दो नेम हमने नहीं भूलने हैं, इनको याद रखना है। हमारी इंडियन इकोलॉजी का होल क्रेडिट गोज टू दी सर रामदेव मिश्रा, इनका भी नेम नहीं भूलना है, इसलिए इनके ऑनर में पूरा एक पेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बेटा उसको भी हमें गो थ्रू करना है। अब वी वर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमने कहा ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। अब अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ बेटा, तो क्या हमारा इन्वायरमेंट सिर्फ लिविंग चीज़ों का बना हुआ? अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, मैं कहूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या है, आप कैसे बोलोगे? ये है, हवा है, पानी है, रेनफॉल है, गर्मी भी है ना, इतने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर इनको ब्रॉडली मैं तरीके से अगर कैटेगराइज करूँ, तो हम इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट समझते हो ना, इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलके बना है, तो इन्वायरमेंट के हम उन कंपोनेंट्स को ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। तो क्या आएंगे हमारे पास? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। एक्चुअल में इन्वायरमेंट है क्या, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, इन्वायरमेंट किन चीज़ों से बना हुआ है? किन चीज़ों से बना हुआ है बेटा? वो 2 टाइप के चीज़ों से बना हुआ है, 2 टाइप्स के कंपोनेंट हैं जिनसे मिलके बना है हमारा इन्वायरमेंट। और वो 2 कंपोनेंट कौन से हैं बेटा? एक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी देखो, अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे ना, जो भी लेटेस्ट वाली है, लेटेस्ट बुक्स, उनके अंदर इतना कुछ नहीं है, लेकिन बेटा इकोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एकदम से वहाँ पे पॉपुलेशन की बात शुरू हो जाती है। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे जाने के लिए पहले ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात कर लें कि इकोलॉजी है क्या, मुद्दा है क्या, डील किस चीज़ के साथ करें। इसलिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो बिल्कुल जो लेटेस्ट वाली बुक्स है ना हमारी एनसीईआरटी की सीबीएसई वाली, उनके अंदर तो बेटा ये सब कुछ नहीं दिया हुआ। अगर ये सब कुछ पढ़ना है तो आपको थोड़ी पुराने जो है ना ओल्ड जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनको रेफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल लेटेस्ट इस साल की बुक्स को रेफ़र हमें नहीं करना है, क्योंकि उनमें ये नहीं मिलेगा। तो क्या मैडम ये पढ़ना है बेटा? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, ठीक है। नीट तो देना है ना, तो नीट में पहले किसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना। आपको पता ही नहीं है, डायरेक्टली जंप मार रहे हो पॉपुलेशन पे, तो उससे पहले की थोड़ी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए इकोलॉजी की। तो मैं जस्ट उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा, जिसमें हम इकोलॉजी में जिसकी बात करते हैं इन्वायरमेंट की, उसके साथ कोई ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो पहले उस इन्वायरमेंट को समझें तो सही। वो इन्वायरमेंट है क्या? वो इन्वायरमेंट 2 चीज़ों का बना हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट्स का, और वो बना हुआ है बेटा ए बायोटिक कंपोनेंट्स का।
ठीक है, बिल्कुल सिर्फ समझते जाइए, प्लेन ब्लैंक होके बैठे रहो और बस इसको समझते जाओ, जो नया डाले जा रहे हैं सिर्फ उसको सुनो। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट रेफर्स टू दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी लिविंग चीज़ें हैं उन सब को अगर हम बोलें, जितना भी लिविंग मैटर, लिविंग में क्या आ जाएंगे हमारे पास? सारा फ्लोरा आ जाएगा, फौना आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए सारे के सारे, समझ गए ना? मतलब प्लांट्स सारे लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, फंगस लिविंग है ना, उसके अलावा एनिमल सब लिविंग है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब इधर आ जाइए, एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भी कुछ होता है मैम? हाँ, इन्वायरमेंट किस चीज़ से बना हो? मैंने कहा ना, इन्वायरमेंट हमारी जो सराउंडिंग्स है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें भैया कितना मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी हम देखते हैं ना, कितना आज का टेम्परेचर है, कितनी बारिश हुई है, कितना स्नोफॉल हुआ है, कितनी सनलाइट है, सनी डे है कि क्लाउडी डे है, ये सारा कुछ क्या है? इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट है। पर कौन से वाले हैं? नॉन लिविंग वाले हैं। तो इनका एग्जाम्पल लिख लें बेटा हम। नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास? यहाँ पे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर की, यहाँ पे हम बात करते हैं एनुअल रेनफॉल, या रेनफॉल को हम और क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, है ना? कितना एनुअल रेनफॉल हुआ, कहते हैं ना कितने इंचेस बारिश हुई। ऐसे ही अगर हम बात करें पोलर जोन्स की, आर्कटिका एंटार्क्टिका की, तो वहाँ बारिश तो होती नहीं, वहाँ पे क्या होती है? स्नोफॉल। तो उसको भी हम किस हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं? रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के अंडर ही पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और कॉम्पोनेंट है, दैट इज़ लाइट। लाइट के अलावा हमारे पास और कॉम्पोनेंट है बेटा जिसको हम बोलते हैं सॉइल, है ना? कॉम्पोनेंट तो और भी जितने मर्जी लिखते चले जाओ, मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देना था। तो मैडम ये क्यों लिखे, इनसे हमें क्या लेना देना? अरे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जैसे अभी चैप्टर के अंदर हम चलेंगे ना आपको समझ आएगा। यही सब फिजिकल कंडीशंस तो हैं जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, है ना? उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, अडेप्टेशंस आ रहे हैं कि कौन किस पर्टिकुलर एरिया में रहना पसंद कर रहा है, किस ऑर्गेनिज्म का क्या हैबिटेट है, वहाँ रहने के लिए उसको क्या अडेप्टेशंस करनी पड़ी अपने सर्वाइवल के लिए, क्या उसको वहाँ पे किस तरह का फूड उसके पास है ना? तो ये सभी की सभी चीज़ें कौन कौन डिसाइड कर रहा है? भाई ये फिजिकल इन्वायरमेंट ही तो डिसाइड कर रहा है। तो ये सभी की सभी चीज़ें जो एबायोटिक फैक्टर हैं, वो बायोटिक फैक्टर को क्या करना है? बायोटिक को इसके साथ इंटरेक्ट करना है और ये इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब दी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, क्या वो इंटरेक्ट नहीं करता इन सब चीज़ों के साथ? क्या आपको नहीं चाहिए होती? धूप नहीं चाहिए होती, हवा नहीं चाहिए होती, पानी नहीं चाहिए होता? ये सभी का सभी क्या है? इवन एयर आ जाएगी इसके अंदर। हवा, पानी, धूप, एयर, मिट्टी, किस तरह का? मिट्टी नहीं हुई आपके पौधे कहाँ से उगेंगे, है ना? एयर नहीं हुई और आपके सांस लेने के लिए ब्रीदिंग कैसे करोगे? तो आप इन सब चीज़ों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। किस तरह से इंटरेक्ट करते हो और ये चीज़ें आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रही हैं, किस तरह से आपकी सर्वाइवल को, आपकी रिप्रोडक्शन को, आप में जो अडेप्टेशंस आई हैं उसको किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये सभी इंटरेक्शंस ही तो पढ़नी है। तो ये इस चैप्टर का मुद्दा है ये, है ना? तो आई थिंक पहले तो बहुत डिटेल में था, अभी मे बी इतने आपको मेजर चीज़ें नहीं है, तो टू द पॉइंट थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल व्यू के साथ मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो कंपोनेंट की बात होगी। कंपोनेंट के बाद हम आ जाते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। जब आप चैप्टर खोलोगे लेटेस्ट बुक का, तो स्टार्टिंग में तो बर्ड चर्पिंग और ये वो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर वो सब चीज़ें लिखी, उसके बाद लिखा हुआ लेवल्स ऑफ, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के लेवल पे एकदम जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ रिकॉल कराऊं। हमने बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़े थे बेटा? हमने पढ़े थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़े थे हमने? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने डाइवर्सिटी को पढ़ना शुरू किया था, हमने क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ हमने क्लासीफाई किया था ना कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, या एक तरह से कोई भी ये लिविंग चीज़ें अर्थ के ऊपर आई कैसे, ओरिजिन कैसे हुआ। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें याद है कैसे ऑर्गेनाइज हुए थे हम? एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, उनसे क्या बने थे? मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या, चलो लिख ही लेते हैं ना, लिख के बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने जब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा तो हमने पढ़ा एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई।
ये सब जुड़े और इन्होंने क्या बनाए बेटा, इन्होंने बनाए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वो मॉलिक्यूल्स भी कैसे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल ही लिख लो आप लोग डायरेक्ट, ज़्यादा हम वो नहीं लिखेंगे कि पहले छोटे मॉलिक्यूल बने फिर उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स बने फिर कंपाउंड्स बने, वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली आओ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब असेंबल हुए तो उन्होंने क्या बनानी शुरू की, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल से क्या बना बेटा, ऑर्गेनल जब असेंबल हुए उन ऑर्गेनल से क्या बनी, एक सेल बन गई। ऑर्गेनल से क्या बनी बेटा, अरे अरे, ऑर्गेनल से बनी सेल। अब सेल जब आपस में ऑर्गेनाइज हुए तो उन्होंने क्या बनाए, टिश्यू। ये सारी स्टोरी तो हम 11th के अंदर ही पढ़ के आए हैं। टिश्यूज़ के ऑर्गेनाइज होने से बेटा हमारे पास क्या बने, ऑर्गन सिस्टम्स, या ऑर्गन्स लिख लीजिए पहले। टिश्यूज़ के ऑर्गेनाइज होने से हमारे पास क्या बने, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ऑर्गेनाइज होने से हमारे पास क्या बने बेटा, ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम्स के ऑर्गेनाइज होने से क्या बना, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जब हम बायोलॉजी की अभी तक जितनी बायोलॉजी पढ़ी है, जब उसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कहते थे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सेल। सेल क्या है, इट इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि अगर हमें लाइफ को पढ़ना है, हमने बायोलॉजी पढ़नी है, तो सबसे पहले भैया सेल के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो आपको यही पता करना है, सेल देख लो, उससे पता चल जाएगा आप प्रोकैरियोट पढ़ रहे हो कि आप यूकैरियोट पढ़ रहे हो, है ना। फिर किस टाइप का, वो आगे आगे सब कुछ, ये सब हमने क्लासिफिकेशन में सारा क्राइटेरिया पढ़ लिया। तो जब भी लाइफ की स्टडी करनी है, कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो ऑब्वियसली वो किस चीज़ की बनी होगी, सेल की। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं, मैंने कहा ना हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाली बायोलॉजी का ब्रांच है। इसमें हम क्या करेंगे, विल नॉट स्टडी विद दी सेल, ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं। इकोलॉजी में विल स्टार्ट विद दी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सबसे जो बेसिक लेवल है दैट वुड बी ऑर्गेनिज्म। तो इकोलॉजी के अगर मैं लिखूँ लेवल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है हमारे पास, तो लेवल ऑफ इकोलॉजी बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो सबसे लोअर लेवल होता है बायोलॉजी में, जो अभी तक बायोलॉजी पढ़ रही है, हमने ऑर्गेनिज्म को माना था, अरे बॉस ये बन गया, यही था सबसे बड़ी चीज़। लेकिन इकोलॉजी वहाँ से शुरू होती है। अब वो क्या कहती है, भैया जहाँ तुमने बायोलॉजी ख़त्म कर दी, अभी इकोलॉजिकल बायोलॉजी पे आओ। ऑर्गेनिज्म तो बन गया, इसके बारे में सारे एस्पेक्ट, सारी फिजियोलॉजी, जीन्स वीन्स सब कुछ पढ़ा है आप, लेकिन अभी ये ऑर्गेनिज्म को अर्थ के ऊपर सर्वाइव भी तो करा के दिखाओ कि सर्वाइव कैसे कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है उस सर्वाइवल के लिए। तो उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए बायोलॉजी में। तो उस डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं बेटा इकोलॉजी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जब आपस में ऑर्गेनाइज होंगे तो वो क्या बनाते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ पॉपुलेशन। अब सपोज कीजिए व्हाट आर वी, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो ये मैं हो गई ऑर्गेनिज्म। लेकिन मेरे जैसों का ग्रुप दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। मतलब मैं एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हूँ, मैं जिस सिटी में रह रही हूँ, उस सिटी के अंदर मेरे जैसी स्पीशीज़ के, मेरी स्पीशीज़ के जितने पर्सन होंगे उन्हें गिवन जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जैसे मैंने जियोग्राफिकल एरिया ले लिया अपनी सिटी, मेरी सिटी के अंदर मेरी ही स्पीशीज़ के कितने लोगों का ग्रुप है, मतलब कितने होमोसेपियन हैं, कितने ह्यूमन बींग्स हैं उस पर्टिकुलर सिटी में, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बना देंगे, पॉपुलेशन। लेकिन कैसे होने चाहिए, ऑफ द सेम स्पीशीज, क्योंकि मेरे अलावा कुत्ते भी रह रहे हैं भैया, बिल्ली भी रह रही है, चूहे भी रह रहे हैं, पक्षी भी रह रहे हैं, है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं। यहाँ पे जिस सिटी के अंदर मैं रह रही हूँ कितना कुछ है, मछलियाँ भी होंगी, मगरमच्छ भी होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कितने सारे होंगे, माइक्रोफ्लोरा होगा, माइक्रोफोना होगा। तो मैं सिर्फ अपनी स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ। अगर ऑर्गेनिज्म में ले रही हूँ डॉग, देन आई विल टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ डॉग्स, वो क्या बना लेंगे, डॉग की पॉपुलेशन। ऐसे अगर मैं कहूँ कि कैट की बात करें, इफ कैट इज दी ऑर्गेनिज्म, तो कैट जितनी गिवन जियोग्राफिकल एरिया पे जितना ग्रुप ऑफ कैट है वो कैट की पॉपुलेशन होगी। ट्री की बात करूँ तो कितने ट्री एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया पे हैं, वो सारे ट्री इकट्ठे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्री की पॉपुलेशन बता रहे हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होती है, असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, या इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। और सेम स्पीशीज में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग इज अलाउड। अब एक ही स्पीशीज ह्यूमन बीइंग की मैरिज
मेल ह्यूमन मेल की ह्यूमन फीमेल से ही होती है ना, ऐसा तो नहीं तो बिच से करवा दी ह्यूमन मेल की मैरिज, नहीं हो सकती ना, है ना। देखो आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन यूजुअली अगर हम एथिकली देखें तो मेल और मेल ह्यूमन फीमेल, इन्हीं में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है, तभी मैरिजेस होती हैं। किसी ह्यूमन फीमेल की डॉग के साथ तो नहीं शादी करवा रहे थे भी चलो कुत्ता और ये लेडी है मिलके भैया ये आगे रेस बनाएंगे, ऐसा अभी तक मतलब हम नहीं करते एथिकली। अदरवाइज हमारी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, फिर हम ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे, हमें डॉग की पॉपुलेशन भी आ गई पता नहीं फिर क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। अभी इस लेवल पे क्या है, वी आर दी ऑर्गेनिज्म, और हमारा तो यहाँ पे लिख लेते हैं चलो हम। और पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज दी ग्रुप ऑफ organisms of same species present at a geographical area and can interbreed। ये लो, पॉपुलेशन क्या होती है, एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का असेंबलेज जो एक पर्टिकुलर जगह पे। अब पॉपुलेशन से आप पढ़ रहे हो, दिल्ली की पॉपुलेशन बताओ कितनी है, तो हम दिल्ली की पॉपुलेशन का मतलब क्या है, हम दिल्ली में जितने ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो एक जियोग्राफिकल एरिया हो गया दिल्ली, और वहाँ पे कितने होमोसेपियंस है, कितने ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है, वो हो गई पॉपुलेशन। उनमें से इफ़ आई टॉक अबाउट वन, तो वो उस पॉपुलेशन का हो गया ऑर्गेनिज्म। अगर मैं कहूँ जी दिल्ली के अंदर कुत्तों की पॉपुलेशन बताओ, देन ऑर्गेनिज्म विल बी डॉग। और पॉपुलेशन हम किसकी गिन रहे हैं कि दिल्ली में कितने कुत्ते हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया हो गया दिल्ली, और कितने डॉग्स हैं वो पॉपुलेशन हम किसकी काउंट करेंगे, डॉग की, कि भैया इतनी पॉपुलेशन है डॉग्स की। व्हाट इट नेक्स्ट बेटा, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, और जब पॉपुलेशन अब किसी भी गिवन जियोग्राफिकल एरिया पे, अभी तो मैं बात करी थी एक स्पीशीज़ की, तो क्या एक ही स्पीशीज़ रह रही है। अब सपोज कीजिए दिल्ली में क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, नहीं, दिल्ली में मैंने कहा रैट भी रह रही हैं, कैट भी रह रही हैं, स्नेक्स भी रह रहे हैं, फ्रॉग्स भी रह रहे हैं, कितने सारे ट्रीज़ भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, हर्ब भी हैं, श्रब भी हैं, पता नहीं क्या क्या सब कुछ, कितनी सारी लिविंग चीज़ें हैं। अब दिल्ली में सिर्फ ह्यूमन बींग तो नहीं मिलते ना, बहुत तरह की लिविंग डाइवर्सिटी है, वहाँ पे भी कितने टाइप के प्लांट्स हैं, कितने टाइप के ब्रायो मिलते होंगे, कितने टाइप, मतलब कितनी डाइवर्सिटी है, हर एक लिविंग, किसी में भी घुस जाओ कितने टाइप की वहाँ पे फंगस भी उगती होंगी, तो सब कुछ ये सारा कुछ किस में आता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ की पॉपुलेशन नहीं रह रही, वहाँ पे क्या रहती है, मल्टीपल पॉपुलेशन। और उन मल्टीपल, जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं, तो वो इतनी सारी पॉपुलेशन मिलके उस जियोग्राफिकल एरिया पे क्या बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है, इट इज़ द असेंबलेज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग ऑन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। तो इसको भी लिख लें, इट इज़ द असेंबलेज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस एग्जिस्टिंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो अलग अलग चीज़ों की हैं, कुत्ते कितने हैं वहाँ पे, ह्यूमन बींग कितने हैं, मछलियाँ कितनी हैं, पेड़ कितने हैं, उनमें से हब कितने हैं, श्रब कितने हैं, ग्रासेस कौन से टाइप की हैं, फ्रॉग्स कितने टाइप के हैं, तो वो सारी अगर हम अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन की बात करें एक गिवन लैंड एरिया पे, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। और उसके बाद जो हायर लेवल है, बहुत सारी कम्युनिटीज़, अब कम्युनिटीज़ भी हो गई बहुत सारी, और वो अब हम और ब्रॉड स्केल पे बात करें, अगर हम ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट दी बायोम्स। क्या बनाती हैं वो, बायोम्स। तो बायोम क्या होते हैं, बायोम इज दी ग्रुप और असेंबलेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज प्रेजेंट ऑन अ गिवन जियोग्राफिकल लैंड। जैसे अब हम बायोम में अगर मैं बात करूँ, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लो, टेम्परेट फॉरेस्ट की कर लो, डेसिडुअस फॉरेस्ट की कर लो, ये सब अलग अलग बायोम्स हैं, जूनियर क्लास में पढ़ते आए हो ना ये लोग। जैसे अब मैं ग्रास लैंड की बात करूँ या मैं डेजर्ट की बात करूँ, तो डेजर्ट अपने आप में एक बायोम है, ग्रास लैंड अपने आप में एक बायोम है, आर्कटिक टुंड्रा की बात करूँ वो एक बायोम है, एंटार्क्टिका की बात करूँ वो एक बायोम है, एल्पाइन की बात करूँ वो अपने आप में कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वो अपने आप के अंदर क्या है, एक बायोम है। ऐसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट,
और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ये भी अलग अलग बायोम्स हैं। अब उन बायोम में किसी एक की बात करो, अब एक बायोम सपोज करो मैं डेजर्ट की बात कर रही हूँ या मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत अलग अलग टाइप की पॉपुलेशंस नहीं देखने को मिलेंगी एक ही बायोम में, है ना। वहाँ पे पेड़ भी होंगे, उनकी एक कम्युनिटी होगी, वहाँ बहुत सारे स्नेक्स भी होंगे, उन पेड़ों के ऊपर कितने सारे बर्ड रहते होंगे, वो एक पॉपुलेशन होगी। तो बहुत 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 सारी कम्युनिटीज़ एक बायोम के अंदर हमें मिल सकती हैं। तो कम्युनिटी, तो अब कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पता क्या आ जाता है, कम्युनिटी या बायोम, इनमें से बड़ा टर्म कौन सा है? बड़ा टर्म ये है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में से बड़ा टर्म कौन सा है? कम्युनिटी है, क्योंकि पॉपुलेशन छोटा है, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, बहुत सारी कम्युनिटी मिलके बायोम बनाते हैं। अब मेजर बायोम्स क्या क्या है हमारे पास वर्ल्ड के, हमने पढ़े हुए हैं ना क्या क्या मेजर बायोम्स हैं, और ये बायोम्स के अंदर भी बायोम में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अच्छा रुको वहाँ पे अभी चलते हैं, पहले इसको कंक्लूड करें। तो लेवल ऑफ इकोलॉजी में बेटा यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द बेसिक लेवल ऑफ इकोलॉजी। जैसे हमने बायोलॉजी का पढ़ा ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? दैट इज सेल। लेकिन अगर मैं इकोलॉजी में बात करूँ, इकोलॉजी में वी डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेल, ना ये तो हम पीछे छोड़ा है। हियर वी आर टॉकिंग ऑर्गेनिज्म ऑनवर्ड्स। यहाँ पे जो सबसे छोटा और बेसिक लेवल है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के सामने लिख लीजिए बेटा, ऑर्गेनिज्म क्या है? इट इज़ द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इससे नीचे हम इकोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ते, हम कहाँ से बात करना शुरू करते हैं? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट, और वो जब इंटरेक्शन करता है तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बनती है, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी एक जियोग्राफिकल लैंड पे अगर रह रही हैं वो बनाते हैं मेजर बायोम्स। तो यहाँ से हमें इस वाली स्लाइड से क्या पता चला? एक तो कि इकोलॉजी के 4 लेवल्स हैं, कभी नहीं भूलना। कितने लेवल हैं हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है, वैसे इसमें बड़े सब लेवल्स भी हैं। हायर लेवल पे अगर पढ़ोगे आपके लेवल पे देयर आर 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, और उनमें सबसे लोअर है ऑर्गेनिज्म, सबसे हायर है बायोम। तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। चलिए अब बेटा अगर हम बात करें बायोम डिस्ट्रीब्यूशन की, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के बायोम हैं। ये वाला ग्राफ हमारी पुरानी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्यों है? कुछ डेजर्ट हैं, है ना, कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, कुछ टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, कुछ ग्रासलैंड्स हैं, कुछ कॉनिफेरस हैं, कुछ आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है किस वजह से है? ये बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे रीज़न क्या है? हम कहते हैं ना मेजर बायोम्स। तो ये मेजर बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई? क्या क्या इनके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न क्या था इस बायोम डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे? हमारा जो अर्थ की एक्सिस पे घूमना है, हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन alone and along tilt axis। ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है ना, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो बेटा सन यहाँ पे है, दिस इज सन, और यहाँ पे अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर रहा, मैंने अर्थ बड़ी बना दी है ना, कोई बात नहीं। तो अर्थ का बेटा जो हिस्सा, अब जैसे ये वाला हिस्सा इस वक्त सन से एक्सपोज्ड है, जब ये घूम के ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये पीछे वाला, ये ग्रीन वाला आ जाएगा। अब ग्रीन वाला सामने है और ये जो येलो वाला है बेटा ये पीछे हो गया, येलो वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पीछे हो गया। तो कभी सन मतलब अर्थ जब रोटेट करेगी, कभी इसका कोई वाला साइड सन की तरफ आएगा, कभी कोई वाला साइड सन की तरफ आएगा। तो कौन से वाला हिस्सा इसके सन की डायरेक्ट रेडिएशंस झेल रहा है, मतलब डायरेक्ट सन की इंटेंसिटी उनके ऊपर गिर रही है ना। तो वहाँ से क्या टेम्परेचर, तो ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना कि कितनी सनलाइट मिल रही है, सनलाइट की वजह से वहाँ पे क्या होंगी? टेम्परेचर की वेरिएशंस होंगी। क्यों? जो इससे सन के डायरेक्ट आप कहोगे कि एक तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, अर्थ का जो हिस्सा सन से डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर हायर होगा, जो थोड़े थोड़े सन से दूर जाते जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसीलिए हम एक वो भी बनाते थे ना, छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता था ना, ये देखो अर्थ बनानी थी गोल, कोई बात नहीं। तो बीच में हम सबको पता है ये क्या है हमारे पास, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट होता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर्स पे मिलती है ना, क्यों मिलती है? मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम रेनफॉल। अगर इक्वेटर से जरा सा ऊपर चलो तो हमारे पास कौन से रीजन शुरू हो जाते हैं? इस रीजन को हम क्या बोलते हैं?
ट्रॉपिकल जोन। इसके नीचे भी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास होता है ट्रॉपिकल जोन। अब ट्रॉपिकल से अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओ तो हमारे पास क्या शुरू हो जाते हैं, सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, है ना, इस तरह के रीजन। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास सब ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, टेम्परेट। टेम्परेट के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये है हमारे पास पोलर रीजन्स। और पोलर रीजन्स में क्या आ जाएंगे, आर्कटिक, एल्पाइन, टुंड्रा। चलो हम सिंपली लिख लेते हैं, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ के आए हो, आर्कटिक। इस साइड में अगर हम आए, इधर भी क्या आ जाएंगे बेटा, नीचे की तरफ भी आएंगे तो हमारे पास होता है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन के नीचे हमारे पास होता है टेम्परेट। इधर होंगे अल्पाइन, टुंड्रा, जियोग्राफी में पढ़ के आए हो, सोच के देखना। और नीचे क्या है हमारे पास, ये आ गया पोलर रीजन। इस वाले पोलर रीजन को हम बोलते हैं एंटार्कटिका। और जिधर एंटार्कटिका होता है वो क्या होता है, दैट इज द साउथ पोल। और ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ पोल। नॉर्थ की साइड में हमारे पास क्या होता है, आर्कटिक। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरिया क्या होते हैं, ट्रॉपिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम सनलाइट। और मैक्सिमम सनलाइट की वजह से, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैक्सिमम रेनफॉल भी हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेंगे क्वाइट हायर रहेंगे। अभी हम C3 C4 जब हमने 11th के अंदर पढ़े थे, तो C4 हमें कहाँ पे मिलते हैं, C3 और C4 प्लांट का पता है ना हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो हायर टेम्परेचर किसकी वजह से है, तभी उनको बोला था ना ट्रॉपिक्स में मिलते हैं, दूसरे टेम्परेट में मिलते हैं। तो टेम्परेट में क्या होगा, ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, आपको पता है टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। किस वजह से डिक्रीज हो रहा है कि ट्रॉपिक्स इक्वेटोरियल लाइन के आसपास जो एरिया प्रेजेंट है उन पे सन का डायरेक्ट लाइट का एक्सपोजर है, डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लाइट घूम घाम के थोड़ी बहुत लाइट इंटेंसिटी जा रही है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, इससे ऊपर, इसके भी नीचे, यहाँ कम होगी, और ऊपर जाओगे और कम और कम और कम और कम, और पोल्स पे तो सबसे मिनिमम, क्योंकि सन कहाँ होता है, ये इक्वेटर है, तो दिस इज़ दी सन। तो सन की जो डायरेक्ट सनलाइट है ज़्यादातर यहाँ पे गिर रही है, बाकी की सनलाइट तो बड़ी कम इंटेंसिटी वहाँ पे पहुँच रही है। तो जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, देयर इज़ वेरिएशन इन टेम्परेचर। और ये जो वेरिएशन है ये कैसी है, एनुअल वेरिएशन, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है ना सन के आसपास। तो दिस एनुअल वेरिएशन की वजह से क्या हो जाती हैं, और प्लस एनुअल कितना रेनफॉल हुआ है, दैट डिपिक्ट्स दी, वो डिसाइड करता है कि बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा। तो बायोम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, अब इसको साफ कर देते हैं। एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड अलोंग द टिल्ट एक्सिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशंस। और इन एनुअल टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से तो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट सीजन्स अकर। ये अलग अलग सीजन, अब गर्मी आ गई भाई, अब सर्दी आ गई, गर्मी आ गई मतलब हम सन की डायरेक्ट हीट हम लोगों पे पड़ रही है, सर्दी आ गई मतलब अर्थ घूम गई है, वो वाला हिस्सा कहाँ चला गया, पीछे, अब जी वहाँ पे सनलाइट नहीं गिर रही, वहाँ पे सर्दियाँ आ गई। तो समझ रहे हो, तो ये अलग अलग जो सीज़न होती है, विंटर है, समर है, ऑटम है ना, और कभी क्या रह गया, स्प्रिंग है, ये सभी के सभी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, कितना एनुअल वेरिएशन है टेम्परेचर का। अब एक फैक्टर तो ये, प्लस दूसरा फैक्टर एनुअल प्रेसिपिटेशन। एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है, अब एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होती है, जिन एरिया में रेन होती है रेन, या जिनमें स्नो होती है स्नोफॉल। मैंने कहा था ना स्नोफॉल को भी हम प्रेसिपिटेशन में ही काउंट करते हैं। तो क्या क्या टेम्परेचर वेरिएशन है और कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन वहाँ पे हुआ है, ये दोनों के दोनों फैक्टर मिल के डिसाइड करते हैं बायोम कहाँ पे होगा। मतलब बायोम की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से ट्रीज़, कौन सा फ्लोरा फौना आपको किधर मिलेगा, जियोग्राफिकल मतलब अर्थ की जियोग्राफी को अगर देखें कौन से हमें कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि हर एक प्लांट की, हर एक एनिमल की, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है कि वो इन फिजिकल कंडीशंस को बस इस एक्सटेंट तक वो मैक्सिमम टॉलरेट कर सकता है, नहीं कर सकता है वो या तो वहाँ पे मर जाएगा या वहाँ से वो माइग्रेट हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, डिसाइड्स बायोम डिस्ट्रीब्यूशन।
और इसीलिए देखो यहाँ पे क्या, इस ग्राफ के अंदर भी अगर आप देखोगे ना बेटा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, मेरा तो बहुत जोर लग रहा है क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत धीरे 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 चीज़ों को जमा जमा के आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैंने कहा ना थोड़ा डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलो आ जाओ अब देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट दी डेजर्ट, डेजर्ट में सबको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, वहाँ पे टेम्परेचर हायर होता है और रेनफॉल क्या होती है, मिनिमम होता है वहाँ पे। तो देखो इस वाली एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, इधर हमने क्या लिया हुआ है, मीन एनुअल टेम्परेचर। तो अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ, डेजर्ट हमें कहाँ पे मिलते हैं, अगर उनके टेम्परेचर की बात करूँ तो बेटा ये हायर टेम्परेचर आने शुरू हो गए नॉर्मल से। और अगर इनकी प्रेसिपिटेशन की बात करूँ, देखो सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहाँ है, डेजर्ट का। अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे जाओ, ट्रॉपिकल मौजा ही मौजा है ना, वहाँ पे क्या है, गर्मी भी तेज़ पड़ेगी, बारिश भी दबा के होगी क्योंकि इक्वेटर के आसपास है। इनका देखो देखो बारिश 400 450 तक जा सकती है सेंटीमीटर तक, और टेम्परेचर भी देखो कितना है, ज़्यादा है उनसे। फिर मैंने कहा ना इनमें टेम्परेट में उनसे कम होता है टेम्परेचर भी और रेनफॉल भी। ये आ गए। फिर ये हमारे पास आर्कटिक आ गए। आर्कटिक पे देखो बेटा टेम्परेचर कहाँ पे, टेम्परेचर कहाँ चला गया, माइनस में आ रहे हैं। ये देखो ये जीरो के नीचे नीचे -5 -10 -15, ये आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा के लिए माइनस में टेम्परेचर आने शुरू हो गए। पता ही है हमें, आर्कटिक एंटार्क्टिका में स्नो 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 कैप्स होती हैं बुरी तरह। और वहाँ का क्या होगा, मीन एनुअल अब वहाँ प्रेसिपिटेशन थोड़ी होगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेन नहीं होता, मैंने कहा स्नोफॉल को भी हम प्रेसिपिटेशन ही काउंट करते हैं। तो यहाँ रेन तो होगी नहीं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, कितने सेंटीमीटर्स बर्फ़ पड़ी, स्नोफॉल कितना हुआ। तो देखो ये इनका क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो एनुअल टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये दो फैक्टर मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी वजह से अलग अलग जगह पे चीज़ें, फ्लोरा और फौना हमें क्यों मिल रहे हैं अलग अलग तरीके के। जो वहाँ पे अडेप्ट कर गया वो वहाँ चला गया, जो हायर में अडेप्ट कर गया डेजर्ट में चला गया, जो वहाँ अडेप्ट नहीं कर पाया, जो बिल्कुल लोअर में है ना, लोअर, अब यहाँ परमाफ्रोस्ट भैया, स्नो कैप्स हैं और कोई चीज़ रह नहीं सकती, जो यहाँ के लिए अडेप्ट कर गया वो सिर्फ वो वही मिलेंगे यहाँ पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, मेघालय वेघालय, वो लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी की बुक के अंदर कि बिल्कुल ही एक तरह से रेन सोक्ड फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। तो वो आराम से वही ट्री वहाँ पे रह पाएंगे जो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे अडेप्ट कर पाएंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट वेरिएशन है, इन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म जहाँ अडेप्ट कर गया, जहाँ कर गया तो वहाँ रह लेगा और वो क्या बन जाएगा, उस मेजर बायोम का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बायोम के बाद ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। अब मैंने कहा ना ऑर्गेनिज्म लेवल जो इकोलॉजी का है, इट इज़ दी लोअर मोस्ट, या आप कहोगे बेसिक लेवल ऑफ द इकोलॉजी। और जब भी हम ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बात करते हैं, यहाँ पे पता है ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी को हमें क्या लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी क्या लिखा हुआ। अगर आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी, मीन्स यू आर डीलिंग विद द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। द इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म लेवल की इकोलॉजी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है मैडम, बड़ा डिफिकल्ट सी टर्म लग रही है, इसको समझा दो। अब ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे हम पता क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेगा एक पर्टिकुलर फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। और हम स्टडी करेंगे उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसको कितनी अडेप्टेशंस करनी पड़ी, है ना। अडेप्टेशंस, अडेप्ट करेगा तभी तो सर्वाइव करेगा। अब सर्वाइव करने का मतलब क्या है, बस जिंदा बैठ के वहाँ पे खाना खाते रहो और डिकम्पोज करते रहो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। इसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, कोई भी स्पीशीज़ हम कहते हैं ना कहीं पे इस्टेब्लिश हुई है, तो वो तब इस्टेब्लिश हुई होगी ना कि जो वहाँ पे अडेप्ट करके सर्वाइव कर गए उन्होंने रिप्रोड्यूस भी किया होगा। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब हम ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अडेप्ट उसे क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करना था, और अगर वो सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन करके वहाँ पे सर्वाइव कर गया तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी करेगा।
तो यहाँ पे हम इन 3 चीज़ों की बात करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजी। तो अब जब भी हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करें, मैंने बताया, तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, और वो 2 चीज़ें क्या, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म का क्या उठाएंगे, सर्वाइवल, कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर, मतलब उसने अडेप्टेशन की वजह से, मतलब कोई एक हार्श इन्वायरमेंट में, सपोज अब मैं यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाऊँ तो मेरी बॉडी के अंदर भी कुछ अडेप्टेशंस होंगी, है ना, या मेरे को आर्कटिक या एंटार्क्टिका के अंदर मेरे को अपना जीवन फर्दर बिताना है, तो मेरी बॉडी वहाँ पे रहने के लिए कुछ अडेप्टेशंस करेगी। अगर अडेप्ट कर लिया तो मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगी, अगर अडेप्टेशन में नहीं कर पाई तो मेरा काम तमाम, मैं ख़त्म वहाँ पे, है ना। जो अडेप्ट नहीं कर सकते फिर वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं ना, सारा का सारा, कहाँ पे, जहाँ पे हमने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी थी। तो बेटा जब हमने अडेप्ट करके सर्वाइव कर लिया, अब सर्वाइव किया है, फिर हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अब ये सारा काम हम कहीं रहते हुए तो करेंगे ना। तो ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में जहाँ पे रहता है, उस रहने को हम क्या बोलते हैं, दैट रहना इज़ नोन एज, उसका हैबिटेट क्या है। मछलियाँ हैं, पानी में रहना प्रेफर करती हैं। बर्ड्स हैं, मोस्टली पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं। रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, बरोज में, होल्स में रहना प्रेफर करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, है ना हम तो पेड़ पे मचान बना के भी रह सकते हैं, हम लैंड पे भी रह सकते हैं। भाई हमने तो बहुत इवॉल्व किया अपने आप को, बड़ी अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस, क्या हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम तो कहीं पे भी रह सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर रह कहाँ रहा है, तो यहाँ पे हम अगर सर्वाइवल की बात कर रहे हैं तो हमें उसके रहने की भी बात करनी पड़ेगी कि वो वहाँ सर्वाइव कर कैसे रहा है। और सर्वाइवल के लिए, फॉर सर्वाइवल, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या सिलेक्ट करता है, एक होम। अब यहाँ पे उस होम को हम होम नहीं बोलते, हम उस होम को क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इज दी, क्या हो सकता है हैबिटेट, इट इज़ द फिजिकल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट इज द फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या, इट इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो होता है बेटा हैबिटेट, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। या आप इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हो तो हैबिटेट क्या है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ड्वेल्स। कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। अब अगर हम एक एक बायोम की बात करें ना बेटा, वहाँ पे आपको कितने कितने टाइप के हैबिटेट देखने को मिलेंगे, है ना। ये इतने सारे टाइप के हैबिटेट्स किस वजह से हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसे हो रही है, वहाँ पे किस तरह का फूड अवेलेबल है ना, क्या रेंज ऑफ टॉलरेंस है, उसके हिसाब से डिफरेंट हैबिटेट्स वहाँ पे होते हैं। तो हैबिटेट का मतलब समझ गए, एड्रेस। जैसे अब आप कहीं पे रहते हो, अब आपके किसी फ्रेंड को आपके घर आना हो, कोई नया फ्रेंड बना है, तो किसी को, वो कभी नहीं आया आपके घर पे, तो कैसे बुलाओगे आप उसको, एड्रेस दोगे ना कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पहुँच जाना। तो एड्रेस मीन्स द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ड्वेल्स, जहाँ पे वो रहता है, मीन्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसी के साथ एक टर्म और होती है बेटा जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज निश। तो निश क्या होती है, इट इज द इंटरैक्शंस या इकोलॉजिकल रोल। निश क्या है, इट इज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ये तो एड्रेस है ना, तो निश को आप क्या कह सकते हो, एक जगह पे रह के कोई ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहा है, उस प्रोफेशन को बोलते हैं उसकी निश। तो ये भी काफ़ी एक वाइड एक एस्पेक्ट है इकोलॉजी का, लेकिन इसको बेटा हम लोग अब डिटेल में इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इनका डिफरेंस भी जानेंगे, बट दैट ऑल वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।